नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। यह है मेडिवल हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के फर्स्ट चैप्टर का यह है हमारा थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बुक का सोर्स है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र। अगर आपने ये बुक नहीं खरीदी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस बुक को जरूर खरीदें और पढ़े जरूर। देखिए, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में देखा था यूरोप को और ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म को, और उसके बाद हमने देखा था अरेबिया को। सेकंड पार्ट में हमने अरेबिया को देखा था और अफ्रीका को देखा था, ठीक है। और अरेबिया के इंडिया के साथ रिलेशंस को भी हमने देखा था। देखिए, अब इस चैप्टर में हम देखने वाले ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली चाइना, ठीक है। देखिए, इस मेडिवल एरा की शुरुआत में बेसिकली 8th और 19th सेंचुरी के दौरान चाइना में टैंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। और ये जो टैंग डायनेस्टी थी, ये काफी ज्यादा क्या थी, बहुत प्रॉस्परस डायनेस्टी थी। इस डायनेस्टी ने बहुत अच्छे से चाइना पे रूल किया। और जब इन इस डायनेस्टी टैंग डायनेस्टी ने चाइना में रूल किया, तो इनकी जो सोसाइटी थी ना, चाइनीज सोसाइटी और कल्चर था, ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, अपने क्लाइमेक्स पे था चाइनीज सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। नाउ, तो जो टैंग रूलर्स थे ना, जो टैंग रूलर्स हैं, इन्होंने एक्सटेंड किया अपने एरिया को सेंट्रल एशिया तक। ये अपने एरिया को चाइना से लेकर चले गए सेंट्रल एशिया तक, इन्होंने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया। और सेंट्रल एशिया में इन्होंने कहाँ एक्सटेंड किया, शिंकियांग के रीजन को एक्सटेंड किया, शिंकियांग के रीजन को कब्जा लिया, और इसके अलावा काशगार के रीजन को इन्होंने कब्जा लिया। बेसिकली ये दो जो जो हिस्से हैं, बेसिकली ये पार्ट थे अब चाइनीज अंपायर के, ठीक है। चाइनीज रूलर्स के अंडर ये दो हिस्से हुआ करते थे। देखिए, जब चाइनीज अंपायर ने ये दो हिस्सों को कब्जा लिया, इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन सिटीज को अपने अंडर कर लिया, तो इनकी जो बेसिकली जो सिल्क रूट का हिस्सा है, ये सिल्क रूट का जो बात था, सिल्क रूट का जो रूट है बेसिकली, ये अब चाइना के डोमिनेशन में, ठीक है। चाइना इस पर डोमिनेट कर रहा था। अब इसका बेनिफिट जो है वो चाइना को बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो मेजर ट्रेड था वो इसी के रास्ते होता था, और चाइना में जो ट्रेड आता था वो भी इसी रास्ते होता था। और इसके अलावा लैंड रूट यही था जो चाइना तक पहुंच सकता था। मेजर जो लैंड रूट है बेसिकली चाइना तक पहुंचने का, वो सेंट्रल एशिया से हुए होकर जाता था, ठीक है। दूसरे रास्ते भी थे लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन सेंट्रल एशिया वाला जो रास्ता है बेसिकली वो इजी पड़ता है चाइना तक पहुंचने के लिए। देखिए, चाइना ने सिल्क रूट पर अपना स्टैब्लिश कंट्रोल किया, लेकिन जिसका जैसे इसका नाम पड़ा हुआ है सिल्क रूट, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ से तो सिल्क ही जाता था। सिल्क के अलावा सिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस थिंग थी यूरोप में, ठीक है। सिर्फ यूरोप में नहीं, इंडिया में भी हर जगह ये प्रीशियस थिंग थी, ठीक है, प्रीशियस थिंग थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो चाइना से दूसरी जगह जा रही थी, और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, उनकी बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू थी। ये थे, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था क्वालिटी पोर्क्लेन, ठीक है। एक एक तरीके का पत्थर है बेसिकली, ठीक है, प्रीशियस स्टोन है, सेमी प्रीशियस स्टोन है, जिसका यूज यूज बेसिकली यूरोप में होता था। तो इसका ट्रेड भी चाइना से ही होता था, ठीक है। नाउ, अब देखिए, इसके अलावा इस चाइना का ट्रेड किन किस के साथ हो रहा था, चाइना किन किन लोगों को अपना सिल्क बेचा करता था। और ये जो सेमी स्टोन मैंने आपको बताया, किन किन इलाकों में चाइना का ये जाता था बाय द सिल्क रूट, एशिया में जाया करता था, ठीक है। बेसिकली एशिया में जाता था, यूरोप तो जाता ही जाता था, और इंडिया भी आता था, ठीक है। नाउ, फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे बेसिकली, फॉरेन जो ट्रेडर्स थे बेसिकली, इनका वेलकम किया जाता था चाइना में, ठीक है। अब देखिए, हर कंट्री अगर अपनी कंट्री को प्रॉस्परस करना चाहता था, उसको ट्रेडर्स को तो वेलकम करना ही पड़ता है, ठीक है। हमने अरेबिया में देखा कि मर्चेंट्स का बहुत बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है, मर्चेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाती थी, इसलिए वो फ्लोरिश भी किया अरेबिया। तो चाइना में भी ऐसे था, मर्चेंट्स का बहुत सपोर्ट किया जाता था, फॉरेन ट्रेडर्स होते थे बेसिकली, इनका बहुत ज्यादा स्वागत किया जाता था, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है, ताकि ट्रेड बढ़ सके, ठीक है। देखिए, अभी ट्रेडर्स कहाँ कहाँ से आते थे, ये अरब्स थी बेसिकली, अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आया करते थे। पर्शियन आया करते थे, जिसे मॉडर्न डे ईरान के जो लोग थे बेसिकली पर्शियंस, ये आया करते थे। इसके अलावा इंडियंस तो यहाँ पर आते ही थे बेसिकली। और ये जो लोग थे ये सेटल डाउन भी करते, इन्होंने सेटल डाउन भी किया साउथ चाइना के रीजन में, ठीक है। एंड ये लोग जो है लैंड से भी आते थे और सी रूट से भी होकर आते थे, ठीक है। और बेसिकली सेटल डाउन कहाँ पर हुए, जो बेसिकली इंडियन मर्चेंट्स और ये अलग वर्ल्ड वाइड से जो मर्चेंट्स आते थे चाइना की, सेटल डाउन होते थे कैंटोन में। कैंटोन नाम का बहुत फेमस इलाका है चाइना का, आज भी बहुत फेमस है। यहाँ पर बेसिकली ये लोग क्या करते थे, सेटल हो जाते थे, ठीक है। नाउ, अब देखिए, टैंग अंपायर डिक्लाइन करना शुरू करता है मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, ठीक है। एंड इसको रिप्लेस करता है 10th सेंचुरी के दौरान अनदर डायनेस्टी विच इज नोन एज सुंग डायनेस्टी। लेकिन सुंग डायनेस्टी जो है ना बेसिकली, ये इतनी
इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी नहीं है जितनी टैंग डायनेस्टी है। इसलिए जो सुंग डायनेस्टी है इसको रिप्लेस करेंगे बाद में मंगोल्स, द ऑल माइटी मंगोल्स। ठीक है, जो मंगोल्स हैं, ये मंगोल्स बार बार इन सुंग डायनेस्टी को तंग करेंगे और एट द एंड ये मंगोल्स कैप्चर कर लेंगे चाइना को। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए ये सुंग डायनेस्टी जो है बेसिकली इसने रूल किया 100 सालों के लिए। ठीक है, 100 सालों के लिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं और 13 सेंचुरी के दौरान मंगोल्स चाइना को कैप्चर कर लेते हैं। रिमेंबर रखिएगा इस बात को कि 13वीं शताब्दी के दौरान, ऑलमोस्ट 13वीं शताब्दी के दौरान ये जो मंगोल्स हैं ये कैप्चर कर लेते हैं चाइना को। और चाइना को फर्स्ट टाइम ये कैप्चर तो करते हैं, इसके अलावा चाइना के नॉर्दर्न हिस्से को और जो सदर्न हिस्सा है चाइना का, इसको क्या करते हैं, इन दोनों को यूनाइट कर देते हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि जब चाइना का नॉर्थ हिस्सा और साउथ हिस्सा यूनाइट हुआ, और ये किसके अंडर हुआ, मंगोल्स के अंडर हुआ। लेकिन मंगोल रूल है, तो मंगोल रूल के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जब ये मंगोल किसी भी इलाके को कब्जाते थे तो बहुत ज्यादा प्लंडरिंग किया करते थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया करते थे। तो सेम हैपन विद चाइना, इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर मौतें की, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कत्लेआम किया। और कत्लेआम के अलावा इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर प्लंडरिंग की, लूट खसोट किया यहाँ पर। ठीक है, नाउ देखिए जब साउथ चाइना और नॉर्थ चाइना फर्स्ट टाइम क्या है इसके अंडर आया। ठीक है, नाउ इसके अलावा जब मंगोल्स ने चाइना को कैप्चर किया, इसके अलावा ये चाइना में ही नहीं रुके, चाइना के अलावा ये कहाँ चले गए, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को भी इन्होंने कैप्चर किया। नॉर्थ वियतनाम की एक सिटी है टोंकिन, इसको इन्होंने कैप्चर किया, और अन्नाम अन्नाम नाम की एक सिटी है साउथ वियतनाम की, यहाँ तक ये पहुंच गए। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये नॉर्थ नॉर्थ में ये कोरिया तक भी चले गए। ठीक है, कोरिया के हिस्सों पर भी इन्होंने बेसिकली रूल किया। ठीक है, ये वहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, नाउ मंगोल्स ने क्या किया, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट अंपायर, साउथ ईस्ट एशिया का बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट अंपायर स्टैब्लिश किया उस दौर में। ठीक है, नाउ अब देखिए जो मार्को पोलो है, ठीक है, मार्को पोलो क्या करता है, कुबले खान कोर्ट में जाता है। कुबले खान इज वन ऑफ द मोस्ट, कुबले खान इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंगोल रूलर ऑफ चाइना। ठीक है, तो कुबले खान के कोर्ट में वो जाता है मार्को पोलो। ठीक है, सभी को पता है मार्को पोलो एक बहुत फेमस ट्रेवलर है। तो वो वहां कोर्ट में जाते हैं कुबले खान के, और उसके कोर्ट के बारे में बहुत सारी तारीफें करते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी तारीफ करते हैं कुबले खान के कोर्ट के बारे में, और वो बताते हैं कि बहुत खूबसूरत सा कोर्ट है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता है, ये जो मार्को पोलो है, ये मार्को पोलो क्या करते हैं, वहां से वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये सी रूट से वापस जाते हैं चाइना से, और किस रास्ते होते हुए जाते हैं, इंडिया के मालाबार जो कोस्ट है बेसिकली इस वाले रास्ते से होते हुए, ठीक है, वहां से चले जाते हैं और इंडिया में मालाबार की जो कोस्ट है इसको भी ये विजिट करते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा क्या है कि देखिए जब मंगोल्स ने कैप्चर कर लिया चाइना के इलाके को, और चाइना के अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया के इलाके हैं, जब चाइना ने इनको, मंगोल्स ने इनको कैप्चर कर लिया, उसके बाद क्या होता है, जो वर्ल्ड है वो और ज्यादा क्लोज आ गया। ठीक है, वर्ल्ड और ज्यादा क्लोज कैसे आ गया, बेसिकली अब ट्रेड ट्रेड रिलेशन जो थे वर्ल्ड के, वर्ल्ड वाइड सबके एक दूसरे के साथ होने लगे थे। ठीक है, अब बहुत जल्दी एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचा जा रहा था, बिकॉज देखिए मैंने आपको बताया था कि वॉर टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट हुई थी तब इन्फेंट्री होती थी, अब क्या थी, कैवलरी। अब लोग कैवलरी के थ्रू बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और ये कैवलरी जो थी, कैवलरी में हॉर्सेस का यूज हो रहा था। एक हॉर्सेस जो थे वो अच्छे ब्रीड के थे, तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता था, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम हो गया, तो वर्ल्ड क्या आ गया, और नजदीक आ गया। ठीक है, नाउ अब देखिए, ठीक है, देखिए साउथ जो चाइनीज रूलर्स थे बेसिकली, इनकी हमेशा से क्या रही, एक्सपेंसिव पॉलिसी रही। ठीक है, चाइना में जितने रूलर्स थे मंगोल से पहले, इनकी भी बेसिकली क्या हुआ करती थी, एक्सपेंसिव पॉलिसी हुआ करती थी, और ये बेसिकली तंग किया करते थे जो अदर छोटे छोटे रूलर किंगडम्स हैं बेसिकली चाइना के इर्द गिर्द, बेसिकली वियतनाम, कोरिया, ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, बेसिकली इन रीजन में ये डोमिनेट क्या करते थे, इनको बेसिकली तंग, आप कह सकते हैं डोमिनेट करने की कोशिश किया करते थे। नाउ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि ट्राई तो करते थे चाइनीज एम्पायर इनको डोमिनेट करने की, लेकिन ये फिर भी क्या रहते थे, हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहते थे। ठीक है, नाउ अब समझिए यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट हो रही है, चाइना की स्टोरी खत्म हो रही है, और अब साउथ ईस्ट एशिया में देखिए बेसिकली दो बहुत पावरफुल किंगडम्स थे जो बहुत फ्लोरिश कर रहे थे इस दौर में। एक था सैलेंद्रा अंपायर और कंबूजा अंपायर। देखिए याद रखिएगा इनका नाम, सेलेंद्रा एंड कंबूजा एम्पायर्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात करते हैं सेलेंद्रा डायनेस्टी। ठीक है, सेलेंद्रा डायनेस्टी जो है वो 7th सेंचुरी के दौरान कंस्टिट्यूट की गई द श्री विजयनगरा एम्पायर, इसको बोला जाता था श्री विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, सेलेंद्रा जो डायनेस्टी है इसने
इसने कॉन्स्टिट्यूट किया श्री विजयनगर अंपायर, ठीक है। और ये फ्लोरिश कर रहे थे 10वीं शताब्दी तक, टिल 10th सेंचुरी दे वर फ्लोरिशिंग, ठीक है। 10वीं शताब्दी तक ये फ्लोरिश कर रहे थे, ठीक है। और ये अपने हाइट पे थे उस दौर में, ठीक है। अपने हाइट पर इनके अंपायर में कौन कौन सा आइलैंड इंक्लूड थे, कौन कौन से हिस्से इंक्लूड थे, मैं आपको बता रहा हूँ। सुमात्रा का इलाका था बेसिकली, ठीक है। आपने देखा होगा बेसिकली ये ऐसे करके सुमात्रा का इलाका है यहाँ पे, और ये जावा और ये सुमात्रा, ठीक है ना, ठीक है, आपने देखा होगा ना। इसके अलावा सुमात्रा का था, जावा का था, मलय पेनिनसुला का हिस्सा था, जिसे बेसिकली आजकल मलेशिया कहा जाता है, ठीक है ना। मलेशिया का हिस्सा था इसके अंदर, और नॉर्थ मॉडर्न थाईलैंड का सियाम का हिस्सा था इसके अंदर, और इसके अलावा फिलीपींस के कुछ हिस्से भी इस सैलेंद्रा डायनेस्टी के अंडर हुआ करते थे। सैलेंडा एम्पायर जो है बेसिकली, इसके अंदर सैलेंद्रा डायनेस्टी के जो रूलर जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया, इनके अंडर ये बेसिकली हिस्से थे। एक बार दोबारा मैं हिस्सों के नाम बता दूं, कौन कौन से हिस्से इनके अंदर थे। सुमात्रा का इलाका था, जावा का था, मलाया पेनिनसुला का था, ठीक है। मॉडर्न थाईलैंड का एक इलाका, एक पार्ट है सियाम वो, और फिलीपींस के कुछ पार्ट इसके हिस्से थे। देखिए 9th सेंचुरी के दौरान कुछ अरब राइटर्स कहते हैं, अरब राइटर्स कहते हैं कि ये अंपायर इतना बड़ा था कि इस अंपायर को पार करने में, अगर आप एक शिप पर ट्रैवल करें और शिप से चक्कर लगाने की कोशिश करें इस अंपायर के इर्द गिर्द, तो आपको 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, और उसके बाद भी आप इस अंपायर को पूरा घूम नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि इतना बड़ा ये अंपायर था, ठीक है। और जो ये अंपायर था, इसकी नेवी जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इनका जो होल्ड था बेसिकली, जो चाइना तक इनका रूट जाता था बेसिकली, इस पर ये काफी होल्ड किया करते थे, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा करते थे। ये इस रूट पर, चाइना तक जाने वाले जो रूट था बेसिकली सी रूट था, इस पर ये काफी कंट्रोल रखा करते थे, ठीक है। नाउ अब सिटी विजयनगर अंपायर को रिप्लेस किया जाता है महाजिप्त अंपायर के द्वारा 11th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। 11th सेंचुरी में महाजिप्त अंपायर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। नाउ ये फर्दर एक्सटेंड करता है श्री विजयनगर अंपायर को, और कंटिन्यू रहता है 14th सेंचुरी तक, ठीक है। नाउ अब देखिए, सिर्फ यहाँ की नेवी नहीं है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है अपने इलाके के आसपास, मतलब यहाँ की नेवी ही स्ट्रॉन्ग नहीं, सिर्फ इस इलाके की नेवी नहीं स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इंडिया में इस दौर में पल्लवास की जो नेवी है साउथ इंडिया में, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और पल्लवा की जो नेवी थी बेसिकली, ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नाउ इनका ट्रेड बेसिकली किसके साथ होता था, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ होता था, और चाइना के साथ जो इनका ट्रेड था 10th सेंचुरी के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये चाइना और बेसिकली चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा लिंक रखा करते थे अपना, ठीक है। और इनके, मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल में, ये बे ऑफ बंगाल में एक्टिव थे, तो बहुत ज्यादा इनका लिंक था यहाँ पर, बहुत ज्यादा होल्ड था इनका पल्लवास का यहाँ पर। इसके अलावा चोलास, याद रखेगा चोलास की जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी इंडिया में, ठीक है ना। साउथ में जो चोलास की, जो चोला रूलर थे, इन्होंने क्या किया, चोलास की नेवी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, और चोलास ने क्या किया, नेवल एक्सपेडिशंस को लॉन्च किया सुमात्रा में और मलया में, ठीक है। ताकि जो यहाँ के साथ यहाँ के जो रूलर्स हैं बेसिकली, इनके साथ कम्युनिकेशन किया जा सके, ताकि इनके साथ एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जा सके, ठीक है ना। देखिए क्रिश्चियन एर अर्ली क्रिश्चियन एरा के दौरान और इवन बिफोर, इंडिया हैज अ क्लोज कल्चरल कनेक्ट विद द कंट्रीज ऑफ दिस एरिया, ठीक है। यहाँ के जो इन जो ये जो एरियाज है बेसिकली, इनके साथ इंडिया के कल्चरल और जो कल्चरल कनेक्ट थे, बहुत ज्यादा लिंक थे इंडिया के इनके साथ, ठीक है। इंडिया का जो लिंक था हमेशा से इन रीजन में रहा है। अब आपको मैं आगे बताऊंगा इनके साथ इंडिया का कनेक्ट कैसा रहा है। आपको दिखेगा कि इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस, इंडिया के हिंदू कल्चरल का इन्फ्लुएंस, इंडिया के बुद्धिस्ट कल्चर का इन्फ्लुएंस बेसिकली आपको इन कंट्रीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत सारे जो चाइनीज स्कॉलर्स हैं और जो चाइनीज और इंडियन स्कॉलर हैं, इन्होंने विजिट किया पेलेबैंग को, ठीक है, जो कैपिटल थी एम्पायर की। और ये कहां पर लोकेट थी, ये लोकेट थी सुमात्रा के आइलैंड, बेसिकली ये है सुमात्रा का आइलैंड, देखिए यहाँ पर, देखिए ये है सुमात्रा का आइलैंड, और यहीं पे ये पेलेबैंग, ये है इसकी कैपिटल, ये देखिए ये है कैपिटल। Now come to the next, ठीक है। देखिए and which has been the Sanskrit and the Buddhist center even earlier। देखिए ये जो कैपिटल है ना बेसिकली इनकी, ये कैपिटल क्या थी, संस्कृत और बुद्धिस्ट स्टडी का सेंटर थी इवन अर्लियर, ठीक है। नाउ जो रूलर्स थे बेसिकली यहाँ के, इन्होंने यहाँ पर बहुत खूबसूरत क्या बनाए, मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। मैंने बताया ना आपको इंडियन हिंदू कल्चर और इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। जो इनके कैपिटल है बेसिकली ये संस्कृत का और बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या है, बहुत ज्यादा हब है। यहाँ पर स्टडी की जाती है इंडियन कल्चर की, बेसिकली इंडियन लैंग्वेज संस्कृत की और बुद्धिस्ट कल्चर की यहाँ पर क्या की जा रही है, स्टडी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए राजाओं के द्वारा, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बनाए गए। और इनमें जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है
बोरोबोडूर का, ठीक है, बोरोबोडूर इन जावा, ठीक है, ये जावा का आइलैंड, ये नीचे वाला जो आइलैंड है बेसिकली ये है जावा का आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, टेम्पल बनाया बोरोबोडूर का, और बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। और ये डेडिकेटेड था, मतलब बेसिकली जो टेम्पल बनाया गया बुद्धा से रिलेटेड बनाया था, बुद्धा के लिए जो टेम्पल था, भगवान बुद्ध के लिए बेसिकली, जिसे हम कहते हैं गौतम बुद्धा, उनके लिए टेम्पल क्या था, डेडिकेटेड था, ठीक है ना। ये टेम्पल कहाँ बनाया गया, देखिए एक पूरा माउंटेन था, उसको कार्व्ड किया गया, ठीक है, और उसमें 9 टेरेसेस बनाए गए, बेसिकली सीढ़ी नुमा 9 टेरेस बनाए गए, सीढ़ी नुमा टाइप के, खेत टाइप के बनाए गए, ठीक है। और जो टेम्पल थे ना, टेम्पल्स के ऊपर एक स्तूपा बनाया गया, ठीक है, सराउंडेड बाय अ स्तूपा, कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ, ये देखिए कुछ इस तरीके से 9 फ्लोर ऐसे रहे होंगे, और यहाँ पे इसके बाद ये ऐसे, ठीक है। ये बेसिकली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। देखिए, और ये जो इनके बेसिकली जो ये टेम्पल्स थे, इन टेम्पल्स के दीवारों पे, टेम्पल्स की जितनी दीवारें थी, टेम्पल से रिलेटेड जितनी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इन पर रामायण और महाभारत के जो एपिक्स है ना, महाभारत और रामायण की जिससे रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, इनके पिक्चर्स को बनाया जाता था, ठीक है। रामायण और महाभारत को इन इन टेम्पल्स की दीवारों पर दिखाया जाता था वाया द आर्ट, ठीक है। ऐसी आर्ट की जाती थी ताकि महाभारत और रामायण के एपिक्स को यहाँ पर दिखाया जाए। अब देखिए कि इंडियन कल्चर का कितना इन्फ्लुएंस यहाँ पर, जब मैंने आपको बताया यहाँ पर इंडियन कल्चर का काफी क्या है, इन्फ्लुएंस है। बेसिकली यहाँ के जो रूलर्स है बेसिकली वो हिंदू ही है, ठीक है। आप हिंदू नहीं कह सकते, वर्ड हिंदू अभी तक इजाद नहीं हुआ है, लेकिन बेसिकली वो इंडियन रिलीजन को ही फॉलो करे, जो भी इंडियन रिलीजन है, सनातनी रिलीजन से आप कह सकते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन से आप कह सकते हैं, बेसिकली वो इसी रिलीजन को अभी इस वक्त यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम दूसरे अंपायर की, जिसकी बात हमने पहले की थी, कंबुजा अंपायर की। जो कंबुजा अंपायर है बेसिकली ये कंबोडिया में था और अनम में, अनम मैंने आपको बताया साउथ वियतनाम में था। और इन्होंने किस अंपायर को रिप्लेस किया, इन्होंने अंपायर किया हिंदूजीज किंगडम को, इन्होंने रिप्लेस किया ऑफ फुनन, और इसको रिप्लेस करने के बाद इन्होंने डोमिनेट किया इस एरिया को, ठीक है। ये जो हिंदू किंगडम था बेसिकली ये इस एरिया को डोमिनेट क्या करता, और इसको रिप्लेस किया कंबुजा एम्पायर ने, ठीक है। कंबुजा एम्पायर जो है वो फ्लोरिश करता रहा 15th सेंचुरी तक, एंड अटेन्ड अ हाई कल्चरल डेवलपमेंट टिल द 15th सेंचुरी। यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट होता है, प्रोस्पेरिटी होती है 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट था, बहुत कुछ यहाँ पर अच्छा था, ठीक है ना। सबसे जो मैग्निफिसेंट अचीवमेंट इस अंपायर का था, इस किंगडम का था बेसिकली, वो था अंकोर थॉम इन कंबोडिया। आपने अंकोर थॉम के बारे में सुना होगा, ठीक है। नाउ बिगिन इन द 10th सेंचुरी, देखिए यहाँ के जो रूलर थे ना, इन्होंने क्या किया 10th सेंचुरी के दौरान, 10th सेंचुरी के दौरान यहाँ होता है कि जो रूलर्स जो है, इन्होंने टेम्पल्स को बनवाना शुरू किया, ठीक है, अपनी मेमोरी के लिए टेम्पल्स को बनवाना शुरू किया। और लगभग कुछ यहाँ पर इस इलाके में, कंबोडिया के इलाके में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंकोर थॉम इन कंबोडिया, यहाँ पर 200 मंदिर बनवाए गए, ठीक है, 200 मंदिर बनवाए जाते हैं। और 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में बेसिकली कितने मंदिर बनते हैं यहाँ पर मंदिर बनते हैं 3.2 स्क्वायर किलोमीटर में 200 मंदिर यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और इनमें जो सबसे बड़ा मंदिर है बेसिकली वो है अंकोर वॉट का। सबसे बड़ा मंदिर किसका है, अंकोर वॉट का। याद रखिएगा हमारे प्रधानमंत्री भी ये अंकोर वॉट के मंदिर में एक बार गए थे, आपने अगर पिक्चर्स देखी हो तो अंकोर वॉट के टेम्पल में हमारे प्रधानमंत्री एक बार गए थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की, मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, ठीक है ना। देखिए, और ये जो बेसिकली इट हैज 3 किलोमीटर्स ऑफ कवर्ड पासेज कंटेनिंग ब्यूटीफुल स्टैचूज। देखिए ये अंकोर वॉट का टेम्पल है, यहाँ पे 3 किलोमीटर का जो पासेज है, बेसिकली इसके दौरान क्या बने हुए हैं, ब्यूटीफुल स्टैचूज बने हुए हैं इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज में बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए, बहुत सारे स्टैचूज बनाए हुए, और इन स्टैचूज में क्या क्या है, हिंदू गॉड और गॉसेसेस के पिक्चर्स बनाए हुए, ठीक है, और बहुत खूबसूरत से ये बनाए गए, ठीक है ना। और जो बेसिकली ये जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स बनाए गए हैं, इसके अलावा जो मंदिर के पिलर्स हैं, पिलर्स और जो मंदिर की दीवारें हैं, इसमें महाभारत और रामायण की ड्राइंग्स अगेन से दोबारा से यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो ये मंदिर है बेसिकली, ठीक है, जो अंकुर वॉट के टेम्पल मैंने बताया, जो बेसिकली टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स कुछ समय के बाद इसके बारे में लोगों ने जानना छोड़ दिया, ठीक है, जानना छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट डेवलप होगा, और ये कहीं ना कहीं ये छुप गए, ठीक है। अब लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, यहाँ के लोगों को इसके बारे में, तो यहाँ का जो टेम्पल्स थे बेसिकली ये छिप गए, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी क्या हो गई, फॉरेस्ट डेवलप होगा, बेसिकली इक्वेटोरियल इलाका है, इक्वेटोरियल इलाका है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट का डेवलप होना बहुत आम बात है। तो कुछ समय तक यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं की गई होगी, तो फॉरेस्ट डेवलप होगी। लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान 1860 में एक फ्रेंच मैन ने क्या किया, इसको दोबारा से डिस्कवर्ड किया, ठीक है। और
ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी के दौरान, 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान, 10th से लेकर 12th सेंचुरी के दौरान ये मोस्ट मैग्निफिसेंट पीरियड था टेम्पल बिल्डिंग का। और इसी पीरियड में हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मंदिर बनाए। देखिए, अब जो बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स है ना, बेसिकली ये सेटल हो गए साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, साउथ ईस्ट चाइना के आसपास के इलाके में और साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में बेसिकली सेटल हो गए। ये कहाँ से सेटल हुए? बेसिकली इन्होंने क्या किया, टकाला, टकाला जो पोर्ट है बेसिकली मलय पेनिनसुला में, ये उस रास्ते से चाइना, साउथ चाइना सी पहुंचे और वहां जाकर ये लोग सेटल हो गए बेसिकली, ठीक है। और इनमें सेटल होने वाले लोगों में कौन थे? इनमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और हिंदू पंडित थे, बेसिकली ब्राह्मण्स जो थे बेसिकली वो यहाँ जाकर सेटल हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो इंडियन मॉन्क्स थे, इंडियन मॉन्क्स ने क्या किया कि इंडियन मॉन्क्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया चाइना में। चाइना में तो किया ही किया, साउथ ईस्ट एशिया में तो किया ही किया, इसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया कोरिया में और जापान में। कोरिया और जापान तक क्या लेके चले गए? बुद्धिज्म को ये वहां तक लेकर चले गए। इसके बाद क्या होता है कि कोरिया की जो स्क्रिप्ट है, बेसिकली कोरिया की जो अपनी लोकल स्क्रिप्ट होगी, इसमें बुद्धिज्म ने भी हेल्प की। बुद्धिज्म जो मॉन्क्स थे बेसिकली, इन्होंने कोरियन स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में भी बहुत सारी हेल्प की, अपना योगदान दिया कोरियन स्क्रिप्ट में, ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे आप इस दौर में क्या होता है, इस दौर में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हिंदुज्म अपने पीक पर है, हिंदुस्तान चढ़ रहा है और डिक्लाइन हो रहा है बुद्धिज्म का। और इसी दौर में साउथ ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। बुद्धिज्म स्ट्रांग होता जा रहा था और इंडिया में कौन सा धर्म में स्ट्रांग होता जा रहा था? इंडिया में स्ट्रांग होता जा रहा था हिंदुज्म, और डिक्लाइन में था हिंदुस्तान में बुद्धिज्म। हिंदुस्तान में जब बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो रहा है तो इसी वक्त जो बुद्धिज्म है ये फैल रहा है साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में। और बाद के दौर में क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है बेसिकली, यहाँ पर क्या होगा कि जो हिंदू मंदिर्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं बेसिकली, यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हिंदू टेम्पल्स हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बुद्धिस्ट 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 टेम्पल्स हैं बेसिकली, इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इनमें जो गॉड और गॉडेसेस हैं बेसिकली इनको इनको लिंक कर दिया जाएगा बुद्धिज्म के साथ, ठीक है। नाउ इसके अलावा देखिए, जो इंडिया के जो कमर्शियल और कल्चरल लिंक्स थे, ये किस किस के साथ थे? वेस्ट के साथ थे, मैंने आपको कल बताया था। साउथ ईस्ट एशिया के साथ आज बताया, चाइना के साथ आज बताया, मेडागास्कर के साथ मैंने आपको कल बताया था कि इसके लिंक हैं। इसके अलावा साउथ कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साथ भी इसके लिंक थे, ठीक है ना। लेकिन वेरियस किंगडम जो थे साउथ ईस्ट एशिया के, ये एक कमर्शियल कमर्शियल और कल्चरल ब्रिज का काम किया करते थे इंडिया, चाइना और वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इंडिया, चाइना और वर्ल्ड के लिए कमर्शियल और कल्चरल लिंक का काम, कमर्शियल ब्रिज, एक ब्रिज का काम किया करता है बिटवीन दी वर्ल्ड, ठीक है। नाउ देखिए, जैसे जैसे इंडियन इनके ऊपर मैंने आपको बताया, इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। आपने देखा इंडियन कल्चर यहाँ पर है, यहाँ के लोगों के नाम हिंदी में है, यहाँ के मतलब बेसिकली हिंदी नहीं संस्कृत में यहाँ के लोगों के नाम है, बेसिकली इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये इंडियन कल्चर के साथ। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के जो लोग हैं ये अपने कल्चर को, अपना जो इनका अपना ओन कल्चर है, इसको संजो के रखेंगे इतने सारे इंडियन इन्फ्लुएंस के बाद भी। इतना सारा इन्फ्लुएंस है इन पे, इन कल्चर का, लेकिन उसके बाद भी जो ये अपना कल्चर है इसको मिक्स करेंगे इंडियन कल्चर के साथ और अपने कल्चर को यहाँ पर संजो के रखेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि इंडिया में, देखिए इंडिया में अब आप इंडिया की सिचुएशन में आपको बताऊंगा धीरे धीरे क्या होगा इंडिया में, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे मलय पेनिनसुला में बुद्धिज्म का राइज हो रहा है, ठीक है, बुद्धिज्म का राइज हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अरब में क्या हो रहा है, अब्बासिद रूलर्स, अब्बासिद जो एम्पायर है वो स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब्बासिद एम्पायर के दौरान क्या होगा कि जो ये अरब्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ जाते हैं। लेकिन अरब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन इसके बाद भी जो अरब्स है ये इंडियन इंडियन ट्रेडर्स को और जो प्रीचर्स हैं बेसिकली इनको डिस्प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, इनको बेसिकली डिस्प्लेस नहीं करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली अभी भी जो अरब्स हैं बेसिकली ये रिलीजियस कन्वर्जन में अभी भी इतने एक्टिव नहीं है। बेसिकली जो अरब्स हैं ये इस्लाम को अभी भी बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में अभी भी नहीं फैला रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर अभी भी बुद्धिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस्लाम कब फैलना शुरू होगा, बेसिकली यहाँ पे इस्लाम तब फैलना शुरू होगा जब हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत आएगी, जब इस्लाम हिंदुस्तान में आएगा, इस्लाम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस होगा, उसी के बाद इंडिया का कल्चरल लिंक जो है इनके साथ टूटना शुरू होगा। बेसिकली कल्चरल लिंक टूटेगा नहीं, ये जो कल्चरल लिंक है इंडिया के साथ साथ चेंज होगा। और जैसे हिंदुस्तान में इस्लाम आएगा वैसे वैसे इस साउथ ईस्ट एशिया के जो मलेशिया मलेशिया कंट्री है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया का जो कंट्री है बेसिकली, यहाँ पर इस्लाम का राइज होना शुरू होगा। और इसको बैक किसने किया? अब्बासिद अंपायर ने। अरब की जो
स्ट्रॉन्ग होल्ड थी इकोनॉमी पे, अब्बासिद का जो होल्ड था, अरब्स का जो होल्ड था अपने रीजन के ऊपर, जिस तरीके से वो प्रॉस्पर कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंचता है, हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री इंडोनेशिया और मलेशिया तक जाकर पहुंच जाता है। देखिए हमेशा से इंडिया का क्या है, यहाँ पर कल्चरल लिंक है, आप देख रहे हैं कल्चरल और कमर्शियल इंडिया के लिंक्स हैं, और ये कल्चरल और कमर्शियल लिंक्स हिंदुस्तान के तब टूटेंगे जब कॉलोनियल एरा की शुरुआत होगी। कॉलोनियल एरा की शुरुआत जब यहाँ पर होती है, तब इंडिया के जो लिंक है बेसिकली यहाँ पर टूटने शुरू हो जाएंगे। जब कॉलोनियल रूल शुरू होगा बेसिकली, तब डच इंडोनेशिया को रूल करेंगे, इंग्लिश इंडिया को, बर्मा को और मलाया को रूल करेंगे, और लेटर फ्रेंच रूल करेंगे इंडो चाइना के रीजन के। ठीक है, इंडो चाइना जो रीजन है बेसिकली यहाँ को रूल करने वाले हैं कौन, फ्रेंच। तो जब ये कॉलोनियल एरा शुरू होता है बेसिकली, तब इंडिया के कल्चरल जो लिंक्स है, कल्चरल और कमर्शियल जो लिंक्स है बेसिकली, इनके साथ टूटने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।